अपने दादाजी का शव देखकर लड़के के मन में चुपके से फोन जेब में डालने का मन हुआ, लेकिन रात भर की नींद के बाद लालसा से अभिभूत होकर वह अपने दादाजी को एक टेक्स्ट मैसेज भेजने से खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन अप्रत्याशित रूप से कुछ अजीब हुआ। उसे अपने दादाजी का जवाब मिला, एक अजीब सा कोड वर्ड। लड़के ने तुरंत अपने पिता से कहा कि शायद वह मरा नहीं है और उसे जल्दी से खोदकर निकालना होगा, लेकिन उसके पिता ने उन अजीब अक्षरों को अविश्वास से देखा, यह सोचकर कि शायद किसी ने उससे फोन छीन लिया होगा। वह आश्वस्त नहीं हुआ। फिर पिता बोला, चिकित्सा परीक्षक ने पहले ही शव परीक्षण कर लिया था और पुष्टि की थी कि मृत्यु का कारण गंभीर दिल का दौरा था, लेकिन लड़का अभी भी हिचकिचा रहा था। चूंकि फोन अभी भी उसके पास था, वह कब्रिस्तान की ओर दौड़ा, उसे उठाया और अपने दादाजी को फोन किया। परिचित रिंगटोन सुनकर लड़का पीछे हट गया। क्या हो सकता है? वह आगे कुछ सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। खुद को यकीन दिला रहा था कि हो सकता है कि कोई हैक किया हुआ फोन उसके साथ चल कर रहा हो। अगले कुछ दिनों में लड़के की जिंदगी सामान्य हो गई और वह धीरे धीरे इस घटना को भूल गया, जब तक कि स्कूल की एक मीटिंग में वह अजीबोगरीब घटना फिर से नहीं घट गई। एक डांस के बाद जिजी को एहसास हुआ कि स्कूल के बदमाश ने उसकी गर्दन पकड़ ली है और उसे परलोक ले गया है। बिना कुछ कहे उसने उसे डंडे से पीट पीट कर मार डाला और जाने से पहले उसके अंगों को अजीबोगरीब आकार दे दिए। होमरूम टीचर नंबर 4 ने समय रहते उसे ढूंढ लिया और उसे बचा लिया। टीचर ने न सिर्फ उसके जख्मों का इलाज किया, बल्कि गवाही देने और हमले की रिपोर्ट करने की भी पेशकश की। हालांकि लड़का डरा हुआ था। घर लौटकर वह अपने पिता को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह अपनी कहानी सिर्फ अपने दिवंगत दादा को फोन पर ही बता सका। पता चला कि उसने बदमाश की रिपोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि उसे और भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई का डर था। आखिरकार जब तक ज़्याओबा जिंदा था, वह खुद को अंतहीन यातनाएं दे सकता था। वह पहले तो अपने दादा को उस बदमाश की मौत के बारे में बता ही रहा था, लेकिन अगले ही दिन लड़के को स्कूल के बदमाश से मौत का नोटिस मिला। यकीन न कर पाने के कारण वह ठीक समय पर घटनास्थल पर पहुंचा और पुलिस बदमाश के शव को ले जा रही थी। यह सब सच निकला। हालांकि श्याओबा के शोकाकुल परिवार को देखकर उसे बदले की खुशी नहीं हुई, बल्कि अपराधबोध हुआ। फिर उसे अपने कक्षा शिक्षक से पता चला कि श्याओबा की मौत अजीबोगरीब थी। उसने जमीन पर हाथ जोड़ लिए, मानो श्याओबा ने उसे पीटा हो। यह बिल्कुल वैसी ही मुद्रा थी। सबको लगा कि स्कूल का बदमाश किसी दुर्घटना में मर गया है, लेकिन सिर्फ लड़के को ही पता था कि इसका उसके दादा से कुछ लेना देना है। उस रात उसके दादा ने फोन किया और कहा कि उनका अपने दादा का कर्ज चुकाने के लिए श्याओ बस जाने का कोई इरादा नहीं था। क्या यह वाकई कोई रिश्ता हो सकता है? अगर यह 3 लोगों को जाने के लिए कहा गया था, तो उसने फोन रख दिया और चुपचाप इंतजार करने लगा। लेकिन तभी अचानक फोन की घंटी बजी। क्या आपको कभी किसी मृत व्यक्ति का फोन आया है? लड़के ने फोन उठाया। उसके मृत दादाजी थे। उस जानी पहचानी विशिष्ट रिंगटोन को सुनकर लड़के का दिल खुशी से झूम उठा। जब घंटी बंद हुई, तभी उसने फोन उठाने की हिम्मत की। शायद यह अजीबोगरीब अक्षरों वाला एक टेक्स्ट मैसेज था, जो उसके और उसके दादाजी के बीच एक आम संक्षिप्त नाम था। उसके दादाजी ने वादा किया था कि उसकी किसी भी समस्या का समाधान करने में वे उसकी मदद करेंगे। लड़का डर गया। क्या यह सचमुच उसके दादाजी का फोन था? उन्होंने ऐसा कैसे किया? नशे की गहरी भावना ने उसे फोन की दुकान पर पहुंचाया और एक नया फोन खरीदा। फिर वह स्कूल भागा और अपने दादाजी को फिर से फोन किया। कनेक्ट नहीं हो पा रहा। शब्द देखकर लड़के ने आखिरकार राहत की सांस ली। घर वापस आकर उसने अपना पुराना फोन एक अलमारी में रख दिया और उसके साथ ही रहस्य भी मिट गया। 5 साल बीत गए और लड़के को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। उसके पिता ने उसे एक कार भी दी ताकि वह अकेले स्कूल आ जा सके। उसने एक दुर्लभ और खुशहाल जीवन जिया। एक दिन उसे एक दुखद समाचार मिला। उसकी पूर्व कक्षा शिक्षिका, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, का निधन हो गया था। यात्रा के दौरान एक ट्रक दुर्घटना हुई। लड़का शिक्षिका के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दौड़ा, जहां उसके एक दोस्त ने उसे बताया ड्राइवर नशे में था, लेकिन अपने प्रभावशाली संबंधों के कारण उसे दोषी नहीं ठहराया गया। उसे केवल 6 महीने एक पुनर्वास केंद्र में बिताने पड़े। यह पुनर्वास केंद्र से ज्यादा एक आलीशान क्लब जैसा था। वह बस एक अलग जगह पर नशे में धुत हो रहा था। लड़का गुस्से से लाल हो गया। शिक्षिका की कोमल मुस्कान
और उसकी सबसे कमजोर हालत में दी गई मदद ने उसे उस संदेशवाहक से बदला लेने की कसम दिला दी। घर वापस आकर उसने अपना पुराना फोन निकाला जो बहुत पहले बंद हो गया था और हिम्मत जुटाकर अपने दादा को फिर से फोन किया। लड़के को अचानक एहसास हुआ कि उसके दिवंगत दादा शायद फिर से जीवित हो गए हैं, क्योंकि घर से निकलने से पहले उसे अपने दादा की जेब में एक मोबाइल फोन मिला था। कल ही उसने अपने दादा को फोन करके बताया कि उसके प्रिय शिक्षक की हत्या कर दी गई है। वह खुद को मारना चाहता था, लेकिन अगले दिन उसने समाचारों में देखा कि अपराधी रहस्यमय तरीके से मर गया है। क्या यह उसके दादा ने किया था? यह पता लगाने के लिए कि उसे किसने मारा, वह घटनास्थल पर गया और 20,000 युआन खर्च किए। दरवाजे से उसे पता चला कि अपराधी एक तांत्रिक था जो नहाते समय अक्सर साबुन की आधी टिकिया निगल जाता था। यह सुनकर लड़के को कुछ अस्पष्ट सा लगा, और निश्चित रूप से वह सही था। साबुन का वह ब्रांड शिक्षक का पसंदीदा था और उसने इसके बारे में सिर्फ अपने दादा को बताया था। उसे यकीन था कि यह उसके दादा ने ही किया है। लड़का आत्मसंदेह से भर गया। उसे लगा कि उसने ही अप्रत्यक्ष रूप से हत्या की है। यह सब कितना विचित्र था। क्या हो सकता है? यह पता लगाने के लिए वह अपने दादा के पुराने घर गया और एक रहस्यमय कमरे में दाखिल हुआ जिसे उसके दादा ने हमेशा उससे छुपाया था। एक भयानक रहस्य उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसने अंदर का सामान देखा तो उसे तुरंत सब कुछ समझ आ गया। अंदर कोई भयानक राज नहीं था, बल्कि उसके दादाजी की बचपन की तस्वीरें थीं। वह और उसके दादाजी साथ साथ पले बड़े थे, एक ही दर्द और अकेलापन साझा करते हुए। इसलिए उन्होंने अपने पोते को हमेशा असाधारण प्यार से पाला था, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु के बाद भी उससे गहरा लगाव बनाए रखा और लगातार उसकी रक्षा करते रहे। तभी उसके दादाजी का एक और टेक्स्ट मैसेज आया। सीसीसी समझ गया कि सेंट उसे रुकने के लिए कह रहा है। हालांकि सेंट लड़के की हर मांग मान लेता, फिर भी यह उम्मीद करते हुए कि लड़का हमेशा अपराध बोध से ग्रस्त रहेगा, लड़का मान गया और सेंट को अंतिम अलविदा कहा। सेंट फिर एक झील की ओर दौड़ा और अपना फोन सेंट के मुंह में डाल दिया। इन तीनों में से आपको कौन सा अनुमान पसंद है?